नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में आयोजित की गई हरियाणा उद्यम प्रोत्साहन बोर्ड की 17वीं बैठक के दौरान हरियाणा का पहला मेडिकल लिक्विड ऑक्सीजन प्लांट और जिला अंबाला में कैप्टिव सोलर पावर प्लांट की स्थापना के लिए मेसर्स वायु और प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड को 37 करोड़ 68 लाख रुपए के विशेष प्रोत्साहन पैकेज को स्वीकृति प्रदान की गई है। इस परियोजना के लिए विशेष प्रोत्साहन पैकेज को मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव की अध्यक्षता में कार्यकारी अधिकारी और प्राप्त समिति की सिफारिश के आधार पर HEPV द्वारा अनुमोदित किया गया है। और बैठक में महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स की भी समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि रसायन और पेट्रोकेमिकल्स क्षेत्र में इस परियोजना की स्थापना से न केवल राज्य में महत्वपूर्ण निवेश आकर्षित होगा, बल्कि स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के अनेक अवसर भी पैदा होंगे और जिससे राज्य की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। तो देखिए, HEPV की ये 17वीं बैठक आयोजित की गई, जहां प्रदेश में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए ये बैठक जो है वो की गई है। झज्जर में लिक्विड ऑक्सीजन प्लांट जो है वो लगेगा, यानी कि इस 17वीं बैठक में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में ये बैठक हुई और इस बैठक में ये फैसला लिया गया कि झज्जर में लिक्विड ऑक्सीजन प्लांट जो है उसे स्थापित किया जाएगा। और देखिए, ये HEPV की 17वीं बैठक, जहां इस बैठक में इस प्लांट को लगाने की स्वीकृति जो है वो मिल गई है। प्रदेश में औद्योगिक विकास को जो है वो बढ़ावा मिल रहा है और इस बैठक में मुख्यमंत्री ने अध्यक्षता की। इसके साथ ही तमाम अधिकारी थे, तमाम जो गणमान्य लोग थे इस बैठक में मौजूद थे। तमाम मुद्दों पे चर्चा की गई, औद्योगिक को किस तरीके से विकास में गति मिल सके, इन तमाम मुद्दों पर। और जिस तरीके से झज्जर में जो प्लांट है उसको स्थापित करने को लेकर इस बैठक में स्वीकृति जो है वो मिल चुकी है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों पर हुआ कायराना आतंकी हमले को निंदनीय बताया। सीएम ने ट्वीट कर परिजनों के लिए शोक संवेदनाएं व्यक्त की है। ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति और घायलों को शीघ्र पूर्ण स्वस्थ लाभ और प्रदान करने की कामना की है। सीएम ने कहा है कि बुजदिल और घिनौने कृत्य को अंजाम देने वालों पर कठोर कार्रवाई होगी, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। तो पहलगाम आतंकी हमले पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने ट्वीट के माध्यम से दुख जो है वो व्यक्त किया है और उन्होंने एक सख्त लहजे में कहा है कि जिस तरीके से जो आतंकियों ने ये कायराना हरकत जो है वो की है, जिस तरीके से इस पूरे हादसे को, इस पूरे हमले को आतंकियों ने अंजाम दिया है, एक एक को चुन चुन कर उनको मारा जाएगा, बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा। यहां पर सख्त लहजे में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा है कि जो भी कार्रवाई होगी, कठोर कार्रवाई जो होगी इन आतंकियों के खिलाफ होगा। आपको बताते चले कि जिस तरीके से कल पहलगाम में पर्यटकों के ऊपर आतंकवादियों के तरफ से जिस तरीके से हिंदुओं पर ताबड़तोड़ जो फायरिंग है वो की गई और जिसके बाद पूरा देश जो है वो स्तब्ध रह गया, पूरा देश जो है वो सुन रह गया इस तरीके के इतने बड़े आतंकी हमले को लेकर। और इसके बाद देखिए, ताबड़तोड़ जो बड़े नेता हैं, जो बड़े अधिकारी हैं, उनके द्वारा ट्वीट के माध्यम से दुख व्यक्त करते हुए उन्होंने ट्वीट किया और सभी ने इस पूरे मामले को संज्ञान में लिया। आपको बताते चले कि गृह मंत्री अमित शाह जो हैं, वहां के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला है, उनके द्वारा भी कहा गया है कि जो आतंकी हैं जिन्होंने इस करतूत को जिस तरीके से अंजाम दिया है उनको बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा। लगातार अब देखिए वहां पर सेना जो है वो पूरी तरह से एक्टिव मोड में आ गई है और वहां पे सर्च ऑपरेशन जो है वो लगातार जारी कर दिया गया है और अभी फिलहाल कई ऐसे आतंकवादी जो हैं घायल होने की और सेना जो है उनको पकड़ते हुए भी यहां पर खबर जो है वो सामने आई है। हरियाणा के जिला फरीदाबाद में यूपीएससी के परीक्षा में 279 वारंट लेकर
फरीदाबाद के सेक्टर 28 के रहने वाले कनिष्क अग्रवाल ने न केवल अपने परिवार का बल्कि पूरे फरीदाबाद का नाम रोशन किया है। उनके इस रिजल्ट के आने के बाद पूरे परिवार में खुशी का माहौल है। रिजल्ट के आने के बाद उनके घर पर कनिष्क और उनके माता पिता को बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। नहीं, बहुत खुशी है, बहुत खुशी का माहौल है। उम्मीद थी ये, मतलब आज ये दिन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। मेहनत के लिए बच्चे ने जिस हिसाब से मेहनत करी है तो पूरी उम्मीद थी हमको। नतीजा जब आने वाला था तो मन में कितनी धड़क चल रही थी, कितनी हार्टबीट तेज थी? हार्टबीट तो देखो, उम्मीद तो पूरी ही थी। रात को भी हम लोग 12 बजे तक ये देखते रहे थे कि शायद रिजल्ट आ जाए, क्योंकि आज से इंटरव्यूज भी स्टार्ट है फॉरेस्ट के, तो हमने सोचा पहले ही रिजल्ट आएगा। बट आज मॉर्निंग से ही 10 बजे से हम मोबाइल लेके बैठे हुए हैं। और जब नतीजा आ गया उसके बाद विश्वास हुआ इतनी आसानी से कि? हाँ, विश्वास तो हुआ है, क्योंकि बहुत मेहनत करी है बच्चे ने। जिस हिसाब से वो मेहनत करता है तो मतलब उम्मीद तो पूरी थी कि आज कुछ ना कुछ तो रिजल्ट आना ही है। मेरा एक्चुअली क्या है, प्राइवेट सर्विस रहा है, तो मैं काफी जगहों पे सर्विस की है। अंबाला में भी की है मैंने सर्विस, ठीक है, गुजरात में भी की है, भुज में भी, भरूच में भी की है मैंने, तो और जोधपुर में भी की है। तो जोधपुर से इसने 10वीं 12वीं की थी, वहां पे इसने IIT क्लियर किया था, 614 रैंक आया था। फिर IIT दिल्ली में इसका एडमिशन हो गया, तो वहां से बीटेक किया और बीटेक से कंटिन्यूएशन में इसने UPSC का तैयारी कर दिया। इसने बीटेक में भी इसका 10 CGPA है और 10th 12th में भी नियरली 10 CGPA है, अप्रोक्सीमेटली मतलब 9.6 या 96-95% जैसे है, ऐसे है। उम्मीद तो थी थोड़ी सी, क्योंकि काफी टाइम से मैं मेहनत कर रहा था। मैं इसके लिए बहुत ग्रेटफुल हूँ कि आज मेरा नाम आया इस रिजल्ट में। किसका फोन आया, पहले कैसे पता चला? ऑनलाइन वेबसाइट पे देख रहे थे सुबह से ही। आज उम्मीद थी कि आज रिजल्ट आएगा, क्योंकि 7 दिन के अंदर अंदर रिजल्ट आ जाते हैं, जैसे हम पहले भी देख रहे होते हैं। तो ऑनलाइन PDF आई 1.25 के करीब, तो उसमें नाम आया। जब नाम आया तो क्या लगा? रैंक आई, पहले विश्वास हुआ कि ये आप ही का रिजल्ट है? थोड़ा सा तो समय लगता है उसको सिंक इन होने के लिए कि अपना भी नाम आया। रोल नंबर चेक करते हैं, दोबारा नाम की स्पेलिंग चेक करते हैं, और फिर जब मैं कंफर्म कर लेते हैं उसके बाद ही हम बताया फिर सबको रिजल्ट आया। गुरुग्राम में 20 अप्रैल को एक मामला आया था, जहां गुरुग्राम में हाजिर आकर एक लिखित शिकायत के माध्यम से बतलाया कि अपने दोस्तों के साथ बाइक चलाते हुए साइबर सिटी एम्बियंस की तरफ से हाईवे से होते हुए मानेसर की तरफ जा रहे थे। इसी दौरान द्वारका एक्सप्रेसवे के नजदीक एक स्कॉर्पियो गाड़ी का चालक लापरवाही से गाड़ी चलाकर लाया और इनको असंतुलित करने का प्रयास किया, और इसके बाद इसने द्वारका एक्सप्रेसवे के नीचे साइड में अपनी बाइक लगा ली ताकि स्कॉर्पियो चालक आगे निकल जाए। लेकिन गाड़ी चालक ने भी गाड़ी रोक ली और उस स्कॉर्पियो गाड़ी से 4 युवक उतरे और इनके साथ मारपीट शुरू कर दी और इसकी बाइक तोड़ दी। पुलिस पूछताछ में पता चला है कि आरोपी कार में घूमने के लिए आए थे। बाइक राइडर्स और आरोपियों के बीच सड़क पर चलने के दौरान इशारे में कुछ बातचीत हुई। इसके बाद आरोपियों ने मारपीट शुरू कर दी। इस मामले में पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार कर गहनता से पूछताछ कर रही है। टीम के द्वारा एक कंप्लेंट फाइल की गई थी और उसके द्वारा बताया गया था कि वह कुछ अपने दोस्तों के साथ में घूमने के लिए बाइक से आया हुआ था। तो इसी दौरान रास्ते में स्कॉर्पियो सवार कुछ युवकों द्वारा उनके साथ रोक करके मारपीट की गई तथा जो विक्टिम था, जो कंप्लेनेंट था, उसकी बाइक को भी उनके द्वारा तोड़ दिया गया। इसमें गुरुग्राम पुलिस के द्वारा सेक्टर 37 पुलिस स्टेशन में FIR रजिस्टर की गई थी और FIR रजिस्टर करने के बाद में जो विक्टिम था, जो कंप्लेनेंट था, उसका मेडिकल एग्जामिनेशन करवाया गया था। इसमें गाड़ी का नंबर जो विक्टिम के द्वारा भी अपनी कंप्लेंट में रजिस्टर किया गया था। तो गुरुग्राम पुलिस के द्वारा जो इस घटना में शामिल आरोपी थे, उनकी पहचान करने के उपरांत आज जो इस मामले में जो 4 आरोपी थे, उनको पुलिस के द्वारा अरेस्ट किया गया है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा बाढ़ा की ब्राह्मण धर्मशाला में पहुंचे। ब्राह्मण धर्मशाला में सभा को संबोधित करते हुए राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा ने कहा कि पूर्व मंत्री विनोद शर्मा ने सदैव ब्राह्मण समाज को उसका वंचित हक दिलाने का काम किया है और युवा आज भी उनके EBPG जैसे बड़े फैसलों के कायल है। साथ ही उन्होंने कहा कि पंचकुला में 27 अप्रैल को CM नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में
आयोजित होने वाले भगवान परशुराम जन्मोत्सव समारोह का निमंत्रण देने के लिए जिस भी जगह पहुंच रहे हैं उस जगह विभिन्न ब्राह्मण संगठनों और सामाजिक संगठनों ने उनका भव्य स्वागत किया है। बहुत अच्छा लगा आज बाड्रा आने में और सबको बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद मिला, युवा साथियों का साथ मिला। बस ये 27 तारीख को जो एक बहुत भव्य कार्यक्रम कर रहे हैं भगवान परशुराम जी का उनके जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में, उसका न्योता देने आया था और मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है कि बाड्रा भी बढ़ चढ़ के इसके अंदर हिस्सा लेंगे। बाड्रा के लोगों ने कुछ मांगे, वो बाड्रा के लोगों की कुछ स्थानीय मांगे हैं, कुछ समाज की मांगे हैं, वो सारी मांगों को सम्मिलित करके हम सही बटन पे सही जगह रखते हैं। पिहोवा में पड़ोसी दंपति के डराने धमकाने से घबराकर एक नाबालिग लड़के ने फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है। जब तक परिजन उसे अस्पताल लेकर जाते तब तक उसने दम तोड़ दिया। पुलिस में दर्ज शिकायत में मृतक के पिता संजीव कुमार ने बताया कि गत रात्रि उसके पड़ोस में रहने वाले एक दंपति ने उसके लड़के और उसकी पत्नी को घर बुलाकर धमकाया, जिसका कारण उसका लड़का अस्मित घबरा गया। सुबह वह ड्यूटी पर चला गया तो उसके पास उनकी पत्नी का फोन आया। अस्मित ने अंदर से दरवाजा बंद कर लिया और जब घर पहुंचा तो दरवाजा तोड़ा तो अंदर अस्मित पंखे से लटका हुआ था। उसे तुरंत उतारकर अस्पताल पहुंचाया गया, उसे मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस ने इस संदर्भ में पड़ोसी दंपति के विरुद्ध मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। तो वहीं मौके पर पहुंचकर फॉरेंसिक टीम ने मुआयना कर नमूने एकत्रित कर लिए हैं। मिली जानकारी के अनुसार मृतक नाबालिग स्थानीय DAV स्कूल में 10वीं का छात्र और पड़ोसी भी जो है वो DAV स्कूल में टीचर हैं। सूचना मिली थी एक बच्चा सुमित कुमार सन ऑफ संजीव कुमार जो नंद कॉलोनी का रहने वाला था, पता लगा भी इसने घर पर फांसी ले ली थी और इसके यहाँ मिशन हॉस्पिटल में लेकर आए थे, जहाँ पर डॉक्टर साहब ने ब्रॉड डेड घोषित कर दिया था। इसकी डेड बॉडी कुरुक्षेत्र LNJP में रखवाई है, जांच कर रहे हैं, जैसे कोई बयान दे उस हिसाब से कार्रवाई की जाए। कितनी उम्र सर बच्चे की? बच्चे 14-15 साल है। सर कोई कारण पता लगा क्या, कुछ जेल से कुछ मिला उसको? नहीं, अभी तक नहीं मिला कोई, देख रहे हैं अगर घर से कुछ मिल जाए। खबर चंडीगढ़ से है, जहां हरियाणा के ऊर्जा मंत्री अनिल विज का बयान सामने आया है और आपको बताते चले कि गर्मियों के मौसम में ट्रांसफार्मर जलने या तकनीकी खराबी का तुरंत समाधान होगा। बिजली विभाग के सभी और सब डिविजनल के ऊपर ट्रांसफार्मर बैंक स्थापित होगा। एक गाड़ी 24 घंटे ट्रांसफार्मर्स बदलने या तकनीकी दिक्कत दूर करने के लिए तैयार रहेगी। सब डिवीजन पर बनने वाले ट्रांसफार्मर बैंक को ऑनलाइन किया जाएगा और हरियाणा में बिजली की कोई कमी नहीं होगी। कांग्रेस की तरफ से नेता विपक्ष का चयन नहीं करने पर ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने प्रतिक्रिया दी है। हरियाणा में विधानसभा चुनाव हुए 7 महीने हो चुके हैं, लेकिन कांग्रेस अपना नेता तय नहीं कर पा रही है क्योंकि कांग्रेस की निर्णय लेने की क्षमता कमजोर हो गई है। ऐसा सिर्फ हरियाणा में नहीं, पूरे देश में हो रहा है। कांग्रेस नेतृत्व अब फैलना यानी कि जो कांग्रेस नेतृत्व है अब वो फैसला लेने में सक्षम नहीं है। पर्याप्त बिजली है और हम आने वाली गर्मियों की बकायदा तैयारी कर रहे हैं। उसके लिए हमने सारे जो ट्रांसफार्मर्स हमारे वो भी ऑगमेंट करवाए हैं कि अगर कहीं पर लोड ज्यादा है और कम पावर का ट्रांसफार्मर लगा हुआ है तो मैंने सारे बदलने के लिए कहा। हर सब डिवीजन में मैंने एक ट्रांसफार्मर बैंक बनाने के लिए कहा है। हर सब डिवीजन में ट्रांसफार्मर को कैरी करने के लिए एक गाड़ी रेडी रखने के लिए कहा मैंने। सरकारी नहीं है चाहे हायर कर लो, लेकिन गाड़ी होनी चाहिए कि अगर कहीं पर कोई तकनीकी खराबी आ जाती है, जहां जल जाता है, ज्यादा तो यही होता हमारा, जल जाता है तो वो इमीडिएटली रिप्लेस हो जाए। किसी प्रकार की हमारे पास सफिशिएंट बिजली है और हम लोगों को उस प्रकार से देते रहेंगे। ये पहले का ही है, कोई नया नहीं है। ये देखिए शहरों को हम पूरी दे रहे हैं 24 घंटे की। जगमग गांव जो 5,500 के करीब है हम पूरी दे रहे हैं। ये जो 1300 गांव है जहां वो अभी जगमग नहीं हो। पंचकुला में होने वाले परशुराम जयंती समारोह का न्योता देने के लिए भिवानी पहुंचे राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा ने अपने पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि अमेरिका द्वारा वैश्विक स्तर पर जो टैरिफ लगाए गए हैं वो भारत के लिए आने वाले समय में एक मौके के रूप में शामिल होंगे, न कि नुकसान के लिए।
इसी मुद्दे को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस से उनकी भारत यात्रा के दौरान मुलाकात भी की है। भगवान परशुराम जी का जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में एक बहुत ही भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है पंचकुला में आने वाली 27 तारीख को, और माननीय मुख्यमंत्री जी कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होंगे। और ये हम हर साल करते हैं कार्यक्रम, जहां हम भगवान परशुराम जी का जन्मोत्सव हर्षोल्लास से मनाते हैं। उसी श्रृंखला में आज भिवानी आया हूँ सबको न्योता देने, और सारे भाइयों का, बड़े बुजुर्गों का, युवा साथियों का, माताओं बहनों का बहुत प्यार और आशीर्वाद मिल रहा है। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से हमने करनाल में पहले 2 कार्यक्रम किए थे, इस बार पंचकुला में के जिले में होंगे। फरीदाबाद दौरे पर रही कांग्रेस नेता मुमताज पटेल ने ईडी द्वारा गांधी परिवार पर की जा रही जांच पर सवाल उठाते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी किसी भी दबाव में आने वाली नहीं है, क्योंकि वह पाक साफ है। मुमताज पटेल ने कहा कि बीजेपी झूठ की राजनीति करती है और इसीलिए तमाम एजेंसियों के माध्यम से विरोधियों पर निशाना साधती है। साथ ही उन्होंने कहा कि इसी तरह का एक आरोप पिछले काफी सालों से कांग्रेस पर लगाया जा रहा है। मुद्दा ये है कि नेशनल हेराल्ड में जो गलत खबरें फैलाई जा रही हैं और जिस तरीके से चार्जशीट के बारे में गलत प्रेजेंटेशन जनता तक पहुंच रही है, हम उसका पर्दाफाश करना चाहते थे, हम लोगों तक सच पहुंचाना चाहते थे। क्या है गलत और क्या सही है, थोड़ा बताइए। देखिए, एक परसेप्शन फैलाया जा रहा है कि इसमें जो चार्जशीट में नाम है सोनिया जी के, राहुल जी के, कि करप्शन इन्वॉल्व है, मनी लॉन्ड्रिंग का केस बनता है। पर जाहिर है और साफ है, ईडी भी ये जानती है कि 1 पैसे का जो है लेन देन जिनके नाम चार्जशीट में है उनके साथ नहीं हुआ है। बहुत ही स्पष्ट और क्लियर केस है। मनी लॉन्ड्रिंग का केस आपने बनाया, आखिरी दिन पे जो आखिरी डेडलाइन होती है उस पर चार्जशीट फाइल करी गई, चार्जशीट अभी तक पब्लिक नहीं हुई। भिवानी में गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों और एकेडमियों पर शिक्षा विभाग ने छापेमारी कर कार्रवाई की है। इस दौरान शिक्षा विभाग ने स्कूलों को बंद करने का नोटिस दे दिया है और कहा है कि अगर दोबारा ये स्कूल खुला मिला तो बिल्डिंग को सील कर दिया जाएगा। तो वहीं वीओ उप जिला शिक्षा अधिकारी शिव कुमार ने बताया कि गैर मान्यता प्राप्त स्कूल और एकेडमियों की लिस्ट जारी किया गया था और इसी कड़ी में आज छापेमारी की कार्रवाई की गई है। उन लोगों को नोटिस दे दिया गया है कि वे स्कूल की मान्यता को ले या फिर बंद कर दें। देखिए, जैसा आपको पता है, अभी जो है आज भी हमारी जो है टीमें हर ब्लॉक में एक टीम जो है वो बना दी गई है और ब्लॉक लेवल के ऊपर क्विक रिस्पांस टीम्स जो हैं उनका क्लस्टर लेवल के ऊपर गठन कर दिया गया है और हर ब्लॉक में जो है वो छापामारी चल रही है। और ये ऐसे स्कूलों के खिलाफ है जिनकी मान्यता नहीं है, ऐसी एकेडमीज के खिलाफ है जिनकी मान्यता नहीं है। तो जब भी जो भी हमारे पास रिपोर्ट्स हैं वो आप लोगों ने देख ली हैं वीडियो के माध्यम से और न्यूज़पेपर के माध्यम से भी। हम सभी अभिभावकों से भी अपील करते हैं कि इस प्रकार के गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों में अपने बच्चों का भविष्य वो दांव पर ना लगाएं और सिर्फ मान्यता प्राप्त स्कूलों में ही, चाहे वो प्राइवेट स्कूल है चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल है, उनमें ही जो है बच्चों को अपना एडमिशन के लिए भेजें। कस्बा शाहबाद अनाज मंडी में मार्केट कमेटी के सचिव कृष्ण मालिक ने अनाज मंडी का जायजा लिया है और अनाज मंडी में गेहूं के कट्टों का तोल चेक किया है। साथ ही उन्होंने अनाज मंडी में आए किसानों से बातचीत की। अपने दौरे को लेकर मार्केट कमेटी के सचिव कृष्ण मालिक ने कहा है कि वह समय समय पर अनाज मंडी का दौरा करते रहेंगे। तुलाई से संतुष्ट हूँ मैं। मेरे को बताया गया ऐसे ऐसे तुलाई होती है, 650 ग्राम का कट्टा है, 50 किलो की बर्फ। सेक्रेटरी खुद मौके पर आए हैं मार्केट कमेटी के, 650 ग्राम उन्होंने मेरे को बताया है भाई ऐसे ऐसे तोल है, इतना ये कट्टे का है, इतने का। जो कट्टे का तोल संतुष्ट हो आप? हाँ, कोई दिक्कत नहीं आई? ये बताओ कि मेरे को उसी को तोल के बारे में बताया, सिखाया भी है। आज हमने लगभग 3 तोल चेक करे हैं आपके सामने।
दो तोल तो मंडी में लगे हुए थे, एक पहले एक इनका तोल लिया अभी, एक को हमने जो अभी तोल बंद हो गया था उसको स्पेशल बुला के चेक कराया। और पहले भी मैंने आपको बताया और अब भी बता रहा हूं कि किसान जो है, चाहे हमारा किसान कितना ही पढ़ा लिखा है, वो खुद अपना तोल चेक नहीं कर सकता। और सरकार ने हमें लगा रखा है उनका तोल चेक करने के लिए। हमने बहुत से किसानों को पहले भी सिखाया है और आज इन किसान को भी हमने बताया है ताकि कैसे तोल चेक। महेंद्रगढ़ की होनहार बेटी डॉक्टर अंकिता ने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2024 में 337वीं रैंक हासिल कर जिले और प्रदेश का नाम रोशन किया है। खास बात यह रही कि अंकिता ने यह सफलता बिना किसी कोचिंग के अपने दूसरे प्रयास में प्राप्त की है, जिससे न केवल उनके परिवार बल्कि समूचे क्षेत्र में खुशी की लहर है। बहुत खुशी के है और सब बहुत खुश हैं और अंकिता को सब बधाई दे रहे हैं। ये अपने सेल्फ स्टडी करती थी, घर का काम भी करती है, तो उनके साथ साथ ये पूरा काम किया है। हाँ भाई, हमें तो पता नहीं क्योंकि सवेरे अपने पढ़ती थी, रात तक देर रात तक पढ़ाई करती रहती थी, लेकिन मतलब इसने अपनी पूरी मेहनत करी और उसी का नतीजा है। उस वक्त मैं हॉस्पिटल में अपनी ड्यूटी कर रही थी, तो मेरे हस्बैंड का फोन आया, उनसे बात करते करते मुझे पता चला कि रिजल्ट आ गया है। सर मैं क्योंकि एक डॉक्टर हूँ, तो मैंने ड्यूटी के साथ ही तैयारी शुरू की थी। बीच में मैंने जॉब से ब्रेक लिया था तैयारी पे फोकस करने के लिए, और फिर लास्ट ईयर भी इंटरव्यू दिया था, बट लास्ट ईयर नहीं हो पाया था। इस बार इंटरव्यू के बाद रिजल्ट आया है। मैं तो यही कहना चाहूंगा कि जो बच्चों ने दो ने करके दिखाया, आगे मेरे परिवार के बहुत सारे मेंबर और हैं, वो भी इस लाइन को चूज करें, और जो मेरे फ्रेंड्स हैं या मेरे जान पहचान के उनके बच्चे भी इसी लाइन में आए, तो हमें और भी ज्यादा। अंकिता ज्यादातर तो रात के समय ही पढ़ती थी, लेकिन दिन में तो क्योंकि एक डॉक्टर थी, इसको अपने पैसे में ही फुर्सत नहीं मिलती थी, रात के टाइम देर तक पढ़ती थी, उसी में तैयारी की। और घर में तो माहौल पहले से ही अच्छा था कि ठीक ठाक पढ़ाने के लिए समय निकाल सकते हैं, क्योंकि घर के अंदर ऐसी कोई मजबूरी नहीं थी। चलिए, इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन अब वक्त हो चला है हमारे खास कार्यक्रम डॉक्टर राकेश गुप्ता के साथ प्लस माइनस का। नमस्कार।